गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद टू एवरीवन। तो मैं दुर्गेश शाही आपके साथ अपनी पॉलिटी की क्लास को अब आगे बढ़ाता हूं। पिछली कुछ क्लासेस में हमने फंडामेंटल राइट्स को, डीपीएसपी को और फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मूल कर्तव्य को देखा। हमने अपने पार्ट 3 भाग 3 भाग 4 और भाग 4A पार्ट 4A के तहत डीपीएसपी को देखा। पार्ट 3 के तहत हमने फंडामेंटल राइट्स को देखा। पार्ट 4 के तहत हमने डीपीएसपी को देखा। और आज फंडामेंटल ड्यूटीज के पश्चात आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में एक राष्ट्रपति यानी भाग 5 पर चर्चा करेंगे, प्रेसिडेंट पर। ठीक, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का महत्व क्या है, राष्ट्रपति का स्थान क्या है, किस प्रकार की उनकी भूमिका है, इन सब को हम अपनी आने वाली क्लासेस में देखेंगे। और पार्ट 5 को जब डिस्कस करेंगे तो हम आर्टिकल 52 टू 78 के तहत समझेंगे कि राष्ट्रपति जो है आखिर किस प्रकार से उनका संविधान में वर्णन या व्याख्यायित किया गया है और कितनी व्याख्या का पद है। ठीक, भारत के प्रथम नागरिक हैं तो इस दृष्टि से वैसे ही राष्ट्रपति का पद निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो परंतु किंतु ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार प्रीलिम्स में हो या मेंस हो, राष्ट्रपति पर प्रश्न अवश्य बनते ही बनते हैं अनावश्यक रूप से। तो हम प्रीलिम्स के फैक्ट और मेंस के कंसेप्ट को समझते हुए राष्ट्रपति के चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। ठीक, तो पहले राष्ट्रपति को हम जाने कि राष्ट्रपति क्या है, कौन है, उससे पहले एक छोटी सी चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। देखिए, भारत को जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है वो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे? सेपरेशन ऑफ पावर्स पे, है ना भाई। इंडिया का जो रूलिंग सिस्टम है, हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो किसकी बात करता है? वो बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेपरेशन ऑफ पावर्स को हिंदी में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी बोलते हैं। ठीक, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत या सेपरेशन ऑफ पावर्स के कंसेप्ट से मतलब है कि शक्तियों को अलग अलग व्यक्तियों के समूह में विभाजित कर दिया जाए। यानी शक्तियां जो हैं, सारी की सारी शक्तियां किसी एक ही व्यक्ति में संकेंद्रित ना हो, बल्कि अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में या अलग अलग समूहों के हाथ में ये शक्ति होनी चाहिए। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी ये है, देखिए लोकतंत्र में और राजतंत्र में एक अंतर क्या है। यदि हम देश की आजादी से पहले, है ना, अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से, अगर हम प्राचीन भारत या मध्यकालीन भारत पर आए, मेडिवल या एंशिएंट इंडिया पे आए, तो वहां पर क्या था? वहां कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, है ना। राजा का कोई चुनाव नहीं होता था, वो हेरिडिकल आनुवंशिक आधार पर होता था। अगर पिता राजा है तो उसके पश्चात उसका पुत्र बनेगा, उसके पश्चात उसका पुत्र, ऐसे ही करके, है ना, आपके हमारे अधिकार में कुछ नहीं था। और सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रित होती थी। कैसे? देखिए, राजा ही नियम बनाते थे, है ना, राजा ही नियमों का क्रियान्वयन करते थे और राजा ही देखते थे कि किसने इन नियमों का उल्लंघन किया है, तो राजा ही सजा देने के अधिकारी होते थे। यानी राजा ही कानून बना रहे हैं, राजा ही कानून को लागू करा रहे हैं और राजा ही देख रहे हैं कि कौन कानून का सही पालन कर रहा है नहीं, और फिर उस आधार पर उसको सजा देने का भी अधिकार राजा को ही था। यानी तीनों शक्तियां, कानून बनाने की, कानून को लागू करने की और सजा देने की, तीनों शक्तियां राजा की हाथ में थी। तो क्या वर्तमान प्रदेश में भी ऐसा ही है? नहीं, वर्तमान प्रदेश में सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क्यू का कंसेप्ट था, ये सबसे पहले इस कंसेप्ट को एक फ्रेंच फिलोसोफर थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने दिया था सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक, उन्होंने कहा अगर आप शक्तियों को विभाजित कर देंगे, किसी एक व्यक्ति के हाथ में संकेंद्रित नहीं करेंगे, तो तानाशाह जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न ही नहीं होगी, है ना। आज लोकतांत्रिक देशों में और तानाशाह वाले देशों में यही एक अंतर है। तानाशाह में देशों में या साम्यवादी देशों में आज भी शक्ति का संकेंद्रण एक ही हाथों में केंद्रित होता है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में ऐसा नहीं है।
सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत पावर्स को, शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, ठीक, जिनको हम विधायिका, इंग्लिश में जिसको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक, फिर कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, और तीसरा है न्यायपालिका, जुडिशरी, ठीक, जुडिशरी, ठीक। अब देखिए विधायिका का कार्य क्या है? विधायिका का कार्य है कानून का निर्माण करना। विधायिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। अर्थात अगर केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है तो केंद्र सरकार एवं संसद, क्योंकि भारत में सारे कानून संसद में ही निर्मित होते हैं, जब हम संसद चैप्टर की ओर आएंगे तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप अभी बस सूक्ष्म इतना जान लीजिए कि सारे कानूनों का निर्माण कहाँ होता है? संसद में होता है। संसद के 2 सदन हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस बोलते हैं, ठीक। संसद में जो है कानून का निर्माण होता है, ठीक, सरल भाषा में। यानी विधायिका का कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। तो केंद्र सरकार है, अगर कोई कानून बनाती है तो केंद्र सरकार एवं संसद। अगर राज्य यानी प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, इसकी बात कर रहा हूं, अगर राज्य सरकारें यानी कि प्रांतीय सरकारें कोई कानून बनाती हैं तो फिर कौन होगा? वहां पर राज्य सरकार और विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर, वहां पर कानून बनता है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों में, ठीक। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां विधान परिषद और विधानसभा दोनों। जहां पर विधान परिषद नहीं है, अकेले विधानसभा, तो वहां विधानसभा, ठीक। तो ये सब है विधायिका के अंग, है ना। यानी कि सरल भाषा में जो कानून का निर्माण करे वो विधायिका यानी लेजिस्लेचर। दूसरा है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करना, टू एग्जीक्यूट द लॉ विच इज मेड बाय लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का रोल क्या है? टू मेक लॉ फॉर अस, इन अ वेरी सिंपल, टू मेक लॉ फॉर अस, हमारे लिए कानून का निर्माण कराना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? टू इम्प्लीमेंट द लॉ फॉर अस विच इज मेड बाय लेजिस्लेचर। यानी विधायिका का, कार्यपालिका का कार्य है कि विधायिका ने जिन भी कानूनों का निर्माण किया है उसका क्रियान्वयन करना, उसको लागू करना, है ना। जैसे अब केंद्र की अगर सरकार कोई कानून बनाती है तो केंद्र सरकार या संसद अगर कोई कानून बनाती है तो उसको लागू कौन करेगा? प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, है ना। भाई मानिए संसद ने कानून बनाया, सरकार ने, केंद्र सरकार ने, संसद ने कानून बनाया जीएसटी को लागू करने का, ठीक, कि जीएसटी लागू होगी। अब जीएसटी लागू जो है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब स्वयं वित्त मंत्री तो आएंगे नहीं हर ऑफिस में, हर दुकान पे चेक करने आपने जीएसटी का किया कि नहीं किया। ये कार्य कौन करेगा? ठीक, ये कार्य कौन करेगा? ये कार्य उनके बिहाफ पर जो उनकी ब्यूरोक्रेसी है वो करेगी। तो इसीलिए कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका और प्रशासनिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, है ना। प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, अगर केंद्र सरकार को कानून है तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। आईएएस, आईपीएस से लेकर, है ना, यानी कि अगर मैं बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं तो अगर एक जिले में जो डीएम ऑफिस में, यानी डीएम सबसे बड़ा अधिकारी होता है एक जिले में, ठीक, और पुलिस व्यवस्था में कप्तान होते हैं पुलिस में, तो डीएम ऑफिस में बैठे डीएम से लेकर उस ऑफिस में बैठे चपरासी तक सब प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग, है ना। और इसी प्रकार पुलिस व्यवस्था में जिले के कप्तान यानी एसएसपी से लेकर जिले में सिपाही तक, थाने में बैठे सिपाही तक, वह सब जो है प्रशासनिक कार्यपालिका के अंग है। इसी प्रकार पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, और अगर राज्यों में आ जाएंगे तो मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद। भाई ये कानून को इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? इम्प्लीमेंट तो प्राइम मिनिस्टर, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही कराएगी, और स्टेट में चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कराएगी, है ना। लेकिन वो स्वयं तो आएंगे नहीं। जैसे मानिए बोला गया कि हेलमेट ना लगाने, जैसे मानिए सबसे सरल, इस समय पेंडेमिक चल रहा है, एक
जो है कानून बनाया गया कि जो भी व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा पहली बार में उस पर 1,000 रुपए का जुर्माना, उत्तर प्रदेश सरकार में नियम आया। दूसरी बार अगर व्यक्ति पकड़ा गया तो 10,000 रुपए जुर्माना। ठीक, अब ये कानून जो है एक आदेश पास हो गया, समझ लीजिए, ठीक, सरल भाषा में, ठीक, एक आदेश पास हो गया। अब मुख्यमंत्री का काम है, ये लोग कौन है, एग्जीक्यूटिव के हैं, इन्होंने बोला देखिए भाई हर व्यक्ति मास्क लगाए, ठीक, और जो ना लगाए उसको जुर्माना करिए और अच्छे से और सख्ती से नियमों का पालन कराइए। तो एग्जीक्यूटिव रोल में है ना लोग, पालन कराइए जो कानून बनाया गया है। अब चूंकि मुख्यमंत्री या उनकी मंत्रिपरिषद खुद आके हर चौराहे, हर गली पे, हर नुक्कड़ पे तो खड़ी नहीं होगी, तो ये काम प्रशासनिक अधिकारियों का। तो कार्यपालिका के दो अंग हैं, दोनों मिलकर काम करते हैं, समझ गए। तो सरल भाषा में कार्यपालिका का काम क्या है, विधायिका ने जिन कानूनों का निर्माण कराया है उनको एग्जीक्यूट कराना। ठीक, न्यायपालिका का काम यह है कि जो भी इन कानूनों का पालन नहीं कर रहा है और उसके लिए जो भी सजा का प्रावधान है वो सजा न्यायपालिका देगी, देखकर कि सब फला व्यक्ति दोषी है या नहीं है, ये निर्णय करने का अधिकार न्यायपालिका के पास है और दंड देने का प्रावधान भी न्यायपालिका के पास है। ठीक, तो इस प्रकार देखिए तीनों शक्तियां बैठी हैं। संसद के हाथ में क्या है, कानून बनाने की शक्ति, प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद, मुख्यमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद, ये कार्यपालिका कहेंगे, है ना। अब आप देखिए, अगर मैं आपसे बिल्कुल सरल भाषा में बोलूं, पूछूं कि वर्तमान में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति कौन है, सबसे पावरफुल पर्सन कौन है, तो आप कहेंगे सर प्राइम मिनिस्टर है। हमेशा ही भाई भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो क्या प्रधानमंत्री को किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार है, नहीं है। प्रधानमंत्री जो है भारत के सबसे लोकप्रिय व्यक्ति होते हैं, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है। हम लोग जब छोटे होते थे तब भी ये पूछा जाता था, है ना, एक ऐसे आता था कि कल अगर आप भारत के प्रधानमंत्री बने तो क्या होंगे, है ना, तो आप क्या क्या करेंगे, ना, बचपन से हम लोग को जो है ऐसे में आता था। तो क्या प्रधानमंत्री को किसी व्यक्ति को सजा देने का अधिकार है, क्या नहीं, क्यों, क्योंकि उनके पास वो पावर नहीं है ना। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत ये पावर जुडिशरी के पास है, किसी को सजा देने या ना देने का अधिकार। तो देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत तीनों शक्तियों का क्या है, विभाजन किया गया है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में ये शक्तियां संकेंद्रित ना हो, क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति के हाथ में शक्तियां संकेंद्रित हुई तो वो तानाशाह हो सकता है। जिसे मध्यकाल था या प्राचीन काल में था, राजाओं के हाथ में, है ना, आपको एग्जाम्पल दिया। लेकिन भारत में अकेला ऐसा पदाधिकारी राष्ट्रपति है जो पोस्ट होल्ड करता है जिसमें ये तीनों शक्तियां हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, भारत में अकेला राष्ट्रपति ऐसा पद है जिसमें ये तीनों शक्तियां हैं, यानी उसके पास विधायिका यानी लेजिस्लेचर की भी पावर है, उसके पास कार्यपालिका की भी पावर है और उसके पास न्यायपालिका यानी जुडिशरी की भी पावर है। तो ये कैसे, तो आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए भारत में कानून कैसे बनता है, तो मैंने आप बोलेंगे सर लेजिस्लेचर बनाती है कानून, अभी तो आपने बताया है, बिल्कुल, है ना। तो मानिए केंद्र सरकार को कोई कानून बनाना है, तो सबसे पहले उस विधेयक को यानी उस बिल को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले राज्यसभा में भी किया जा सकता है, लोकसभा में भी किया जा सकता है। चलिए हम राज्यसभा अपर हाउस है तो हम राज्यसभा से लेते हैं। मानिए कोई बिल को पास करना, मानिए जैसे जीएसटी का बिल बना, तो सबसे पहले वो कहाँ आया, राज्यसभा में आया, है ना। राज्यसभा में उसको पारित कर दिया गया, मतलब पास कर दिया गया मेजोरिटी से। फिर राज्यसभा से वो कहाँ चला गया, लोकसभा में, दूसरे सदन में। लोकसभा ने भी उसको पास कर दिया, ठीक, उस विधेयक को, उस बिल को। लेकिन वो विधेयक, वो बिल तब तक एक्ट या कानून नहीं बनेगा जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दें। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्ट में, वो विधेयक कानून में परिवर्तित हो जाता है ना। Whenever president signs on this bill, then this bill is converted into an act. तो जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो क्या बन जाएगा, कानून। तो वो राष्ट्रपति किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं जिससे कानून का निर्माण होता है। तो इस प्रकार वो विधायिका के अंग हो गए, लेजिस्लेटिव पावर है ना उनके पास कानून का निर्माण करने की, क्योंकि भाई जब वो किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे तभी वह कानून बनेगा। तो राष्ट्रपति जैसे ही हस्ताक्षर करेंगे तो कानून बन जाएगा। तो इस प्रकार उनके पास लेजिस्लेटिव का पावर है, राइट। अगला आते हैं
भाई कार्यपालिका की शक्तियां देखते हैं। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, ठीक, इस एग्जीक्यूटिव पावर को देखने से पहले ये देखते हैं। आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इंडिया हैज प्रेसिडेंट, सिंपल है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक। और संघ की जो कार्यपालिका होती है, ठीक, और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये सब लोग सम्मिलित होते हैं। कौन कौन? संघ की कार्यपालिका में, ठीक, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होती है, संघ की कार्यपालिका, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होती है, उसमें कौन कौन होता है? उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। देखिए कार्यपालिका में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और अटॉर्नी जनरल होते हैं। इतने लोग मिलकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। ये 5 लोग उसमें होते हैं, है ना। अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि राष्ट्रपति जो है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन। और मैंने अभी आपको बताया कौन कौन आ गए? प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, अटॉर्नी जनरल और प्रेसिडेंट, ये सब मिलकर संघ की कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। और इस संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? प्रेसिडेंट, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोगों ने अभी 2 मिनट पहले चर्चा की कि जो कि देश का सबसे लोकप्रिय और सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है, मंत्रिपरिषद के साथ जो मिलकर कार्य करता है, उन सब की यानी कि कार्यपालिका का भी हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। तो अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि संघ की समस्त, संघ की राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका का प्रधान है राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान है, संघ की यानी कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित हैं, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित हैं, यानी जितनी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है। अभी हम एलोबरेट करके एक चीज को विद एग्जांपल देखेंगे। संघ की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है, यानी उसी में है। अगली लाइन और एलोबरेट करेगी आपको, जिसका प्रयोग, है ना, ये तो हो गया 53 तक, ठीक। और आर्टिकल 53(1) में एक क्लॉज है इसी में कि देखिए, राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, संघ की कार्यपालिका शक्तियां उसी में निहित है। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन इज इनहेरेंट इनटू प्रेसिडेंट, ठीक। और आर्टिकल 53(1) अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिसका प्रयोग, यानी इन शक्तियों का प्रयोग, जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा प्रयोग करेगा। बस इसी लाइन ने तो सब कुछ क्लियर कर दिया। जिसका प्रयोग वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। भाई ये राष्ट्रपति के ऊपर है ना, लिख गया आर्टिकल 53(1) में, लेकिन एक्चुअल में प्रेसिडेंट अपनी सारी पावर्स का यूज अपने अधीनस्थों के द्वारा कराता है ना। देखिए होता है घर में जो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, जैसे मानिए अगर दादाजी हैं, है ना, घर में शादी का कार्ड किसके नाम पर आता है? अगर दादाजी घर में जीवित हैं तो घर में शादी का कार्ड हमेशा दादाजी के नाम से आएगा, ठीक, हेड ऑफ द फैमिली, बिकॉज वही है। लेकिन एक्चुअल में किस शादी में जाना है, कहां पर नहीं जाना है, कहां पर कितना व्यवहार देना है, कितना आपको सारी चीजें करनी है, किस हिसाब से वहां पर सारा करना है, क्या दादाजी डिसाइड करते हैं? नहीं, वो डिसाइड पिताजी करते हैं, है ना।
क्योंकि एक प्रकार से तो फादर इज लाइक प्राइम मिनिस्टर एंड ग्रैंडफादर यानी दादाजी इज लाइक प्रेसिडेंट। देखिए कार्य सारे उन्हीं के नाम पर हो रहे हैं। कार्ड किसके नाम पर आया? दादाजी के नाम पर। ठीक, पर एक्चुअल में घर में डिसाइड कौन कर रहा है? मानिए, चलिए फॉर एग्जांपल सरल भाषा में समझते हैं। हो सकता है दादाजी के 3 या 4 भाई हों, है ना, और चूंकि परिवार है तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ होता ही रहता है। दादाजी के एक भाई से विगत 10 वर्षों से, 15 वर्षों से, 20 वर्षों से पिताजी से कुछ अनबन है, उनके बेटों से सारी चीजों में, दूसरे वाले दादाजी के भाई के बेटों से, और आना जाना बंद है। अब चूंकि विवाह का कार्यक्रम आया तो परिवार की बात आई तो कार्ड आया दादाजी के। कार्ड किसके नाम आया? दादाजी के नाम। ठीक, और अब कार्ड आया तो अब रोल चालू होता है पिताजी का कि वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे। देखिए दादाजी का हो सकता है अपने भाई के प्रति मोह हो कि चले जाओ भाई, भाई के बच्चे हैं, लेकिन अब यहाँ पिताजी कहेंगे नहीं पिताजी, यहाँ पर जाना नहीं है, किसी को नहीं जाना है, आपको भी नहीं जाना है। ठीक, वो बोलेंगे भाई देख लो जैसा भी है। ठीक, तो उन्होंने कहा नहीं 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 जाना है, वहां पर ऐसी ऐसी बात हो चुकी है और अब वहां से हम लोग जो है सहमत नहीं है रिश्ता चलाने की, चीजें बड़ी वो हो चुकी हैं, देखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई मत जाओ। ठीक, तो कोई नहीं गया शादी में। अब वहां क्या होगा? भाई कार्ड गया तो फलाने जी के यहाँ, उनके यहाँ से कोई नहीं आया, यानी कि कार्य सारे किसके नाम पर हो रहे हैं? राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति करवा किससे रहे काम? अपने अधीनस्थों के द्वारा। उनके अधीनस्थ में कौन आएंगे? उनके अधीनस्थ में यही तो आएंगे प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और ये पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, पूरी ब्यूरोक्रेसी, सब कुछ सब उनके अधीनस्थ में, यानी प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद एवं जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं सब राष्ट्रपति के ही अधीन है। ठीक, अब राष्ट्रपति सीधा इनसे डील नहीं करते एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव से। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद उनको बताती कि देखिए ये कार्य है, राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है ना। तो राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग एक प्रकार से मंत्रिपरिषद के द्वारा कराते हैं। तो क्लियर हो गया आर्टिकल 53 कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है। तो इस प्रकार से सारे कार्य जो है सरकार करती है, यानी जैसे अभी वर्तमान में मैं आपसे पूछूं कि किसकी सरकार है, तो आप बोलेंगे सर एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, है ना, जिसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे प्रमुख जो है दल है। तो और सरल भाषा में आदमी बोलेगा तो बोलेगा बीजेपी की सरकार है ना। एक्चुअल में एनडीए की सरकार, एक अलायंस की, है ना, और नारे लगे अब की बार किसकी सरकार, ऐसा वैसा, है ना। लेकिन आप कभी 26 जनवरी से एक दिन पहले राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम संबोधन सुनिए, या जब वह ज्वाइंट सेशन को संबोधित कर रहे होते हैं वर्ष के पहले उसमें, तो वो क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति पहले के अभिभाषण को सुनिएगा जब वो राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं कि मेरी सरकार ने पिछले 1 वर्ष में ये कार्य किए हैं, मेरी सरकार अपने अगले आने वाले वर्ष में ये कार्य करेगी। जैसे वर्तमान में महामहिम श्री राष्ट्र रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, तो आप संबोधन सुनिएगा, या उनका जो भी है किसी भी यूट्यूब चैनल पे या उस पे आप, अगर आप आजकल नेट का जमाना, आप डाल के देखिएगा कि राष्ट्रपति का जो है राष्ट्र के नाम संबोधन, तो वो हमेशा ये बोलेंगे मेरी सरकार ने ये कार्य किया, मेरी सरकार ने वो कार्य किया है, मेरी सरकार ने ये सारे चीजों को पूरा किया, मेरी सरकार आने वाले समय में ये कार्य को पूरा करेगी। तो आपको लगेगा अरे अब की बार तो इनकी सरकार, वोट तो हम इनको देकर आए हैं, तो ये क्यों बोल रहे हैं मेरी सरकार? क्योंकि संघ की कार्यपालिका के प्रमुख वो हैं, ठीक, और समस्त कार्य उनके नाम पर हो रहे हैं, तो मेरी सरकार। तो इस प्रकार वो कार्यपालिका के भी अंग है। क्लियर? देखिए 2 शक्तियां समझ में आ गई। जब वो बिल पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो विधायिका के अंग है, जब वह सारे कार्य जो सरकार के होते हैं तो वो उन्हीं के नाम पर होते हैं, तब वो कार्यपालिका के अंग है ना। और न्यायपालिका द्वारा दी गई सजाओं को माफ करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है ना। हम आगे जब इस चैप्टर में बढ़ेंगे तो राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के वीटो पावर्स पे चर्चा करेंगे, तो देखेंगे राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां, पार्डन की पावर्स कौन कौन सी है ना, राष्ट्रपति कौन कौन सी। तो सुप्रीम कोर्ट की सजाओं को माफ करने का अकेले अधिकार राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति यहां तक कि मृत्युदंड को भी माफ कर सकते हैं। ठीक,
तो इस प्रकार से उनके में न्यायपालिका की शक्तियां भी हैं। तो जिस्ट में देखिए, जब वो बिल पर हस्ताक्षर करते हैं तो वो कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो इस प्रकार उनके में लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका की शक्तियां, जब सारे कार्य उनके नाम पर होते हैं, इस प्रकार वो कार्यपालिका की शक्तियां भी उनपे हैं। और जब वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सजाओं को माफ करते हैं, इस प्रकार वह न्यायपालिका की शक्तियां उनमें निहित होती हैं। तो अकेला राष्ट्रपति ऐसा पदाधिकारी है जिसके में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों की शक्तियां उसके अंदर अंतर्निहित है। तो फिर तो राष्ट्रपति इस देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया, है ना? लेकिन इसी के साथ एक आर्टिकल और, इसीलिए कहते हैं अगर राष्ट्रपति को अगर कंप्लीट समझना है तो आप 3 अनुच्छेदों को जोड़ के पढ़िए। आर्टिकल 52 आपने देख लिया, 53 देख लिया, और एक अनुच्छेद है 74(1). उसमें लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेंगे। वह मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार ही वापस लौटा सकते हैं। यानी सारी शक्तियां हैं तो, लेकिन काम कैसे करेंगे? वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही वह सारे के सारे कार्य करेंगे, है ना? राष्ट्रपति की सलाह पर ही वो सारे के सारे कार्य करेंगे। ठीक, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही वह सारे के सारे कार्य करेंगे। वह सिर्फ एक बार मंत्रिपरिषद की सलाह को वापस लौटा सकते हैं, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने उस चीज को दोबारा भेजा तो फिर राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ता है। ठीक, लेकिन इतनी सारी शक्तियां होने के पश्चात भी राष्ट्रपति को सबसे शक्तिशाली पद क्यों नहीं बोला जाता, जानते हैं? क्योंकि राष्ट्रपति जो है सिर्फ नाम मात्र के कार्यकारी अध्यक्ष है। एक्चुअल में तो सारी पावर्स कौन एंजॉय करता है? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति तो साल में एक बार ही बोलते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया है। प्रधानमंत्री भाई, मानिए सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष का है, तो राष्ट्रपति 5 बार या 5 दूनी 10 बार, 5 बार जब वह 26 जनवरी से एक दिन पहले राष्ट्र के नाम संबोधन करेंगे और वर्ष के पहले संयुक्त सत्र को जब ज्वाइंट सेशन होगा तब, है ना, वह बोलेंगे कि हमारी सरकार ने ये काम किया। लेकिन जो प्रधानमंत्री होंगे वह 5 साल 5 वर्ष 365 दिन, प्रत्येक वर्ष 365 गुणे 5 वर्ष कर लीजिए, वो हर वक्त, हर क्षण, हर दिन, हर पल एक ही बात कि भाई हमारी सर, कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के प्रधानमंत्री हो, सबका कार्य यही है कि भाई हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। क्यों? क्योंकि एक्चुअल पावर्स प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। राष्ट्रपति कैसे? राष्ट्रपति नाम मात्र के वास्तविक शक्तियों के रूप में होते हैं। एक क्वेश्चन उठता है, क्या भारत में राष्ट्रपति एक रबड़ स्टैंप की तरीके है? नहीं, तो बिल्कुल एक रबर स्टैंप की जैसे नहीं है। आप दूर से अगर उनको देखेंगे तो लगेगा एक रबर स्टैंप की जैसे, पर एक्चुअल में राष्ट्रपति, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या वास्तव में भारत के राष्ट्रपति की भूमिका एक रबर स्टैंप की तरीके जो सिर्फ एक मुहर मारने के काम आती है? ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर आप उनको बाहरी परिदृश्य से देखें, है ना, आउटर प्रेफरेंस से देखेंगे हम, आउटर पैरामीटर से, तो एक बार लगेगा ऐसा, लेकिन अगर थोड़ा गहराई में जाके देखें तो ऐसा नहीं है। ठीक, हाँ, उनके में ये सारी शक्तियां नहीं थी जो किसी में नहीं है, लेकिन फिर भी वह कभी आपको अपनी इन तीनों शक्तियों का हर समय प्रयोग करते हुए नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का पद है वो वास्तव में भारत में शक्ति से ज्यादा सम्मान का पद है ना? शक्ति से ज्यादा सम्मान का पद है। आप एक शक्तिशाली व्यक्ति का भी सम्मान करते हैं, है ना भाई? वही मानिए कोई शक्तिशाली व्यक्ति हो तो उसका भी आदमी को डर के सम्मान करना पड़ता है। हो सकता है शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान आप डर के कर रहे हो, मोस्टली ऐसा होता है कि शक्तिशाली व्यक्ति का सम्मान हम लोग डर के करते हैं, भाई शक्तिशाली है, कुछ कहना दे ना कुछ करना दे, है ना? मानिए आप जा रहे हो, कोई 20-50 जो है आपको बंदूकधारी गुंडे टाइप के लोग आपको मिल जाए, है ना, आप अकेले हो, रात में आ रहे हो और वो आपसे कुछ बोले कि ऐसा भाई प्यास लगी, चलो पानी की बोतल ला दो। पानी की बोतल तो आप वैसे भी किसी को दे देंगे प्रेम से बोले तो, है ना? लेकिन अगर कोई आपसे अकेला व्यक्ति आप ही की कद काठी का और आपसे छीन के अगर पानी की बोतल मांगे तो क्या आप देंगे? नहीं। लेकिन आपसे 10 लोग असलाहा लगाकर चल रहे हो और बोल देंगे भाई पानी की बोतल लाओ, प्यास लगी जरा, है ना, आप मना नहीं कर पाएंगे, आप दे देंगे। क्यों? क्योंकि उस समय वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली है, तो वहां डर है। लेकिन सम्मानित अगर कोई व्यक्ति होगा
तो आप दिल से उसके लिए कुछ करना चाहेंगे। तो राष्ट्रपति का पद शक्ति से ज्यादा सम्मान का पद है ना। और राष्ट्रपति का पद रबड़ स्टैम्प की तरह नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका जो है रेफरी की जैसी होती है, मैच के रेफरी के जैसे। हम सबको क्रिकेट बड़ा पसंद होगा, भारत में तो क्रिकेट एक धर्म की तरीके है ना, हम सब परिचित हैं। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो भारत में क्रिकेट को नहीं पसंद करते होंगे, है ना। तो क्रिकेट में अगर मैं आपसे पूछूं सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है, तो क्रिकेट में सबसे शक्तिशाली पद कौन सा है? क्रिकेट में सबसे शक्तिशाली पद कुछ लोगों से पूछा जाए तो वो कहेंगे अंपायर है ना। अंपायर है भाई, जिसको मन किया आउट को उसने नॉट आउट दे सकता है, नॉट आउट को आउट दे सकता है। तो किसी का भी जीवन दे सकता है, किसी की भी पारी को, इनिंग्स को वो लाइव दे सकता है, और किसी भी की पारी को जीवन ले सकता है ना। एक प्रथम दृष्टया तो लगेगा अंपायर ही है सबसे शक्तिशाली, पर नहीं। एक्चुअल में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जो है वो है मैच रेफरी, है ना। मानिए अब देखिए सामान्य परिस्थिति में हमें क्या लगता है, अंपायर है, मैच चल रहा है, नॉर्मल है। लेकिन मानिए बारिश की परिस्थिति होगी, है ना, बारिश की परिस्थिति होगी, मैच रुक गया, थोड़ी देर बाद मैच चालू हुआ, दोबारा बारिश की परिस्थिति उत्पन्न होगी। अभी मैच होगा या नहीं होगा इसका अंतिम निर्णय कौन लेता है? हमेशा मैच रेफरी लेता है कि मैच होगा या नहीं होगा। इसका अंतिम निर्णय कौन लेता? मैच रेफरी लेता है, ठीक। या फिर किसी खिलाड़ी ने किसी खिलाड़ी के साथ बदतमीजी कर दी मैच के दौरान, एम्पायर से किसी चीज पे आर्गुमेंट कर दिया, तो उसके लिए किस दंड का, कितनी सजा का प्रावधान है, इस सब का निर्णय मैच रेफरी करते हैं। तो देखिए मैच रेफरी एक्चुअल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति है। वो मैच को रद्द तक करवा सकता है, वो किसी को दंड दे सकता है। एम्पायर किसी को दंड नहीं दे सकता, एम्पायर मैच कैंसिल नहीं करा सकता, लेकिन मैच रेफरी के पास पावर है। लेकिन फिर भी क्या हम मैच रेफरी को हर कंडीशन में देखते हैं? नहीं, मैच रेफरी को यदा कदा देखते हैं जब कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति होती है। तो राष्ट्रपति बिल्कुल वैसे ही है। राष्ट्रपति के पास समस्त शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी वे अपनी शक्तियों का प्रयोग साधारण परिस्थितियों में नहीं करते हैं। वे अपनी शक्तियों का प्रयोग विशेष परिस्थिति में करते हैं, आपातकालीन परिस्थितियों में करते हैं। मानिए देश में त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति बन जाए, हंग असेंबली की, किसी पार्टी को बहुमत ही न मिले, तब राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करके किसी भी बड़े दल को, जो भी होगा, या अपने विवेकाधीन में किसी भी दल को जो है बहुमत करके सरकार बनाने के लिए बोल सकते हैं। फिर उसको एक समय दे सकते हैं कि भाई वो अपना बहुमत सिद्ध करे, यानी किसी को भी प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवा सकते हैं। यहाँ पर फिर वो पावर यूज करते हैं अपने डिस्क्रिमिनेटरी पावर्स, लेकिन समान परिस्थितियों में नहीं, ठीक। तो राष्ट्रपति एक तरह से मैच रेफरी के तरीके है, राष्ट्रपति एक तरह से इमरजेंसी लाइट की तरीके है ना। अब चूंकि इन्वर्टर का दौर आ चुका है, इमरजेंसी लाइट्स का दौर नहीं है, लेकिन आपके हमारे फोन में, सबके फोन में एक लाइट होती है विच इज लाइक इमरजेंसी लाइट, है ना। तो क्या आप 24 घंटे अगर आपको घर में पढ़ाई करनी होती है, तो क्या आप घर में पढ़ाई ट्यूबलाइट पे करते हैं या मोबाइल की लाइट में जला के करते हैं? ट्यूबलाइट पे करते हैं ना। जब तक आपको पर्याप्त रोशनी मिल रही है, ट्यूबलाइट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको लाइट दे रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं? लाइट में ही पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे रास्ते पर है जहां पर स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, बहुत अंधेरा है, तब फिर आप विशेष परिस्थिति में उस मोबाइल की लाइट का प्रयोग करते हैं। या अगर आपके घर में लाइट चली गई हो, इन्वर्टर भी आपका खराब हो गया हो, ठीक, मानिए कोई फॉल्ट हो गया हो लंबा, और लाइट 24 घंटे के लिए चली गई हो, ठीक, और 7-8 घंटे में इन्वर्टर बोल गया हो, खत्म हो गया, और आपको कुछ जरूरी काम करना हो, तो फिर हम लोग अपनी मोबाइल की लाइट जलाते हैं। वो इमरजेंसी लाइट है, विशेष परिस्थितियों में प्रयोग कर रहे हैं आप उसको, समान परिस्थितियों में नहीं करते हैं। तो बिल्कुल राष्ट्रपति भी ऐसे ही है। राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग जो उनके अंतर्गत निहित है, वो कब करते हैं? राष्ट्रपति उसको आपातकालीन यानी आकस्मिक परिस्थिति में करते हैं, समान परिस्थितियों में नहीं। इसीलिए राष्ट्रपति के पद को शक्ति के स्थान पर सम्मान का पद बोला जाता है ना। इसीलिए बोला जाता है कि राष्ट्रपति में समस्त शक्तियां निहित है, परंतु फिर भी वह वास्तविक शासक ना होकर कार्यकारी शासक है, परंतु वो बिल्कुल रबर स्टैम्प भी नहीं है ना। तो यहां तक आपको राष्ट्रपति की पूरी भूमिका समझ में आ गई होगी, है ना। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति के चैप्टर्स के आर्टिकल को समझने के लिए पहले हमें राष्ट्रपति की भूमिका और राष्ट्रपति के महत्व को समझना होगा।
तो मैं आशा करता हूं कि राष्ट्रपति की भूमिका आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, अब हमने अनुच्छेद 52 को देख लिया, जिसके अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 ये बोलता है कि राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रधान है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां उसमें निहित है। और आर्टिकल 53(1) क्या बोलता है कि राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। तो ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 52 और अनुच्छेद 53। ठीक, अब हम अपने राष्ट्रपति में अगले अनुच्छेद 54 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको आर्टिकल बाई आर्टिकल आप पढ़िएगा, समझिएगा या नोट्स बनाइएगा, क्योंकि एग्जाम्स में राष्ट्रपति के आर्टिकल्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किसमें है, राष्ट्रपति की पदावधि किस आर्टिकल में, यानी टर्म ऑफ ऑफिस 5 साल तक वो रहता है, किसमें बताया गया है, राष्ट्रपति की जो महाभियोग चलाया जाता है वो किसमें है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो है राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति वो कैसे होती है, इलेक्शन कैसे होता है, वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 55 में, तो अलग अलग पूछा जाता है। तो 52 और 53 क्लियर हो गया आपको। अब हम आते हैं अनुच्छेद 54 की तरफ। ठीक, अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की बात करता है, इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है ना। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 54 में जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात हो रही है, कौन कौन लोग दरअसल राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। ठीक, तो लिख लो आर्टिकल 54 अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल बोर्ड ऑफ प्रेसिडेंट, कौन कौन लोग मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक, पहले ये समझते हैं, फिर समझेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे। पहले देखते हैं कि राष्ट्रपति को भाई चुनता कौन है, कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। हम और आप तो लेते नहीं है ना। हम लोग तो भाई लोकसभा के लिए वोट देते हैं। ठीक, हम लोग राज्य विधानसभाओं के लिए वोट देते हैं, हम लोग एमएलसी के लिए वोट देते हैं, हम लोग स्थानीय निकाय, हम लोग एमएलए और एमएलसी के लिए वोट देते हैं। उत्तर प्रदेश में तो एमएलसी का भी वोट होता है, तो हम लोग एमएलसी के लिए, साधारण जनता वोट नहीं देती है। हमने आपसे इसलिए बोला कि जो ग्रेजुएट्स लोग हैं, स्नातक, जिनकी 3 वर्ष की जिनकी स्नातक डिग्री पूर्ण हो चुकी है, वो तो जो है एमएलसी के लिए वोट देते ही हैं। लेकिन सामान्य जनता जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में भाग लेती है, वो सारी जनता भाग नहीं लेती। हाँ, जिन्होंने स्नातक पूर्ण किया होता है और जिनकी डिग्री को 3 वर्ष हो गए होते, ऐसे लोग राष्ट्रपति के एमएलसी के चुनाव में वोट करते हैं। ठीक, ग्रेजुएट्स वाले, वो एक अलग प्रक्रिया, वो मैं आपको स्टेट लेजिस्लेचर जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ठीक, तो हम साधारणतः हम लोकसभा के चुनाव होते हैं तब वोटिंग करते हैं, विधानसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं और स्थानीय निकायों के चुनाव में वोट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति शहर में रह रहा है तो वो नगर निगम में अगर है तो नगर निगम के लिए, नगर पालिका में पड़ता है तो नगर पालिका के लिए, नगर पंचायत में पड़ता है तो नगर पंचायत के लिए वोट देता है ना। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में है तो फिर वो एक ग्राम पंचायत के लिए वोट देता है, एक क्षेत्र पंचायत में देता है जिसको आप बीडीसी बोलते हैं, एक जिला पंचायत के लिए जिला पंचायत सदस्य के रूप में वोट देता है। तो अमूमन एक व्यक्ति इतने सारे वोट देता है। तो अगर हम साधारण भाषा में जोड़े, अगर गांव क्षेत्र में रह रहे हैं आप तो 3 और 2, 5 वोट साधारणतः एक व्यक्ति देता है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति के चुनाव में तो हम वोट देते नहीं, तो भाई कौन कौन वोट देता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक लाइन, एक एक शब्द पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वह भाग लेते हैं इसमें, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक, संसद के दोनों सदन कौन से हैं? राज्यसभा प्लस लोकसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य। देखिए, राज्यसभा में कुल मेंबर्स कितने हैं? 245, और यहां पर कितने हैं? 545।
राज्यसभा में 233 सदस्य जो हैं वो चुन कर आते हैं, इलेक्टेड होते हैं, है ना? तो क्या होते हैं? इलेक्टेड। और 12 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना? जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य इस क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की होती है, ऐसे 12 लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मनोनीत करते हैं। ठीक, तो भाई चूंकि राष्ट्रपति मनोनीत करते तो उनको कैसे भाग लेने दिया जा सकता? तो ये भाग नहीं ले सकते। सिर्फ कौन लोग भाग लेते? ये 233 सदस्य। इसी प्रकार लोकसभा में 543 सदस्य इलेक्ट होकर आते हैं, यानी हम और आप उनके लिए वोट देते हैं। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति, जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लेकिन ये करते हैं से करते थे कर लीजिएगा। क्यों? वो इसलिए कि भाई अभी 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 104 संविधान संशोधन 2020 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो 2 सीटें रिजर्व थी वो अब खत्म कर दी गई हैं लोकसभा में। ठीक, तो अभी तक यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं, है ना? वो क्या करते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेते हैं। ठीक, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी राज्यसभा के भी निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के मनोनीत सदस्य किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। अगला, राज्य विधानमंडल के राज्य विधानसभा के याद रखिएगा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के निर्वाचित सदस्य, है ना? लेकिन एक चीज याद रखिएगा, राज्य विधानमंडल में आपका जहां पर राज्य विधान परिषद है, विधान परिषद के सदस्य कभी भी जो है वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। ठीक, सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। वहां पर भी जिन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है वो सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक, तो राज्य विधानसभा के भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, है ना? उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो 404 सदस्य हैं, जिसमें 403 निर्वाचित होकर आते हैं और 1 सदस्य जो है वो मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन समुदाय से, जिनको गवर्नर मनोनीत करते थे। हालांकि 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को सेंट्रल और स्टेट दोनों जगह पर समाप्त कर दिया गया, तो अब ऐसा कोई पद है नहीं। ठीक, तो अब निर्वाचित ही सदस्य होंगे, मनोनीत कोई होगा ही नहीं। ठीक, कहां पर? लोकसभा में। ठीक, लेकिन राज्यसभा में तो होगा। राज्यसभा में 12 सदस्य हैं तो वो भाग नहीं ले सकते। क्लियर? तो कौन कौन हो गया? आपके हो गए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। 1992 तक यही लोग सिर्फ भाग लेते थे। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में बोले तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, जिनको हम सांसद महोदय बोलते हैं, वो और हमारे एमएलए राज्य विधानसभा के सदस्य मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी सांसद महोदय और विधायक महोदय, यही 2 लोग भाग लेते थे। कहां पर? राज्य विधानसभा के 1992 तक। लेकिन 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने लगे। आपको पता है 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य की विधानसभा है, एक दिल्ली और एक पौंडीचेरी, जिसको अब आप पुडुचेरी बोलते हैं। तो दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक, निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं
वह भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन मंडल में। तो अब क्लियर हो गया। और फिर मैं बोल रहा हूं, याद रखिएगा, राज्यसभा के या लोकसभा के, खैर अब तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन का खत्म हो गया तो नहीं बचता है, तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानमंडल के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। पहले बोला जाता था कि राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य एवं राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य, राज्य विधान परिषद का कोई सदस्य भाग नहीं लेता, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि एंग्लो इंडियन राज्य विधानसभाओं से भी खत्म कर दिया है। तो अब सिर्फ राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको याद रखिएगा कौन कौन लोग भाग लेते हैं, और एक बार फिर से हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले संसद के सदनों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, और 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, याद रखिएगा बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्यों को कब शामिल किया गया। तो 1992 में 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इस पे यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में एकदम रट लीजिएगा। क्लियर? तो फिर से क्विक, कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो कि 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़े गए। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 54 यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 55 की ओर, अनुच्छेद 55 की। और अनुच्छेद 55 क्या बात करता है? आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। आर्टिकल 55 क्या बात करता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यही से, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक, तो ये जो निर्वाचक मंडल है ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। और नोट्स बनाकर अगर आप इस चीज को नोट करते जाएंगे तो आपके एग्जाम्स के लिए बड़ा इजी रहेगा, क्विक रिवीजन हो जाता है जब आप अपने हैंडमेड नोट्स बनाते जाते हैं, है ना। तो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप नोट्स बनाते जाएंगे तो आपका बड़ा क्विक रिवीजन होगा एग्जाम के टाइम में। ठीक, तो अब हम आते हैं अनुच्छेद 55 की ओर, आर्टिकल 55 की ओर। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है। ठीक, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति बताई गई है कि भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक, भाई कैसे राष्ट्रपति चुने जाते हैं। 54 में ये तो देख लिया कि कौन कौन लोग चुनते हैं, है ना, कौन कौन लोग भाई राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं, ये तो आर्टिकल 54 में समझ लिया। भाई कैसे वोट देते हैं, चुनाव कैसे होता है, ये भी तो समझे। क्या लोकसभा और विधानसभा का जैसे चुनाव होता है, क्या वैसे ही चुनाव होता है? तो आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो रीति है, वो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। सबसे सरल, अनुच्छेद 55 के अनुसार जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रीति द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रणाली के द्वारा ये चुने जाते हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है और प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का अर्थ क्या होता है, पहले इसको समझते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है जब जनता सीधे उसमें वोटिंग कर रही हो, आप डायरेक्ट वोट कर रहे हो, है ना। जैसे लोकसभा के जब सांसद चुने जाते हैं तो आप सीधे जाके वोट देते हैं, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जहां पर देश की आम जनता सीधे जाके अपने जनप्रतिनिधि को चुनती है। ठीक,
अप्रत्यक्ष में क्या होता है कि हमने जिसको चुना है यानी कि जनप्रतिनिधियों को, वो जब हमारे बिहाफ पर वोट डालते हैं, विच इज नोन एज अप्रत्यक्ष रीति। भाई देखिए, मैंने आपको बताया अनुच्छेद 54 में कौन कौन लोग थे, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। अब जो लोकसभा में जो सांसद महोदय हैं वो कैसे सांसद बने हैं, हमने और आपने उनको वोट दिया तभी तो सांसद बने हैं, है ना। तो चूंकि अप्रत्यक्ष रीति में माना जाता है कि अगर सांसद महोदय जिस भी प्रत्याशी को, राष्ट्रपति के प्रत्याशी को वोट देंगे, या हमारी राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य हैं यानी विधायक जो हैं, जिस भी कैंडिडेट को राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देंगे, ऐसा माना जाएगा कि वो हम ही ने वोट दिया है, क्योंकि भाई हमने चुनकर उनको भेजा, तो वो हमारे बिहाफ पे ही वहां पर वोट डाल रहे हैं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब यही होता है, ठीक, कि जो जनप्रतिनिधि वोट दे रहे हैं वो एक प्रकार से अपनी उसी जनता का, जिन्होंने उनको चुन के भेजा है, उन्हीं के द्वारा दिए गए, यानी उनके मत में हमारा मत है, क्योंकि हमने चुनको उनको भेजा है और वो जिसको चुन रहे हैं तो इट मीन सही चुन रहे होंगे, क्योंकि हमने सही व्यक्ति को चुन के वहां भेजा। क्लियर? चलिए, तो जो राष्ट्रपति का चुनाव है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में, क्योंकि चूंकि वहां पर जनप्रतिनिधि वोट देते हैं, सांसद और विधायक महोदय, तो उसको अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बोला जाता है, क्योंकि सीधे जनता वहां पर वोट नहीं देती। ठीक, लेकिन इस प्रणाली को बोला क्या जाता है, तो ध्यान से देखिएगा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, बड़ा ही हिंदी में थोड़ा सा बड़ा टिपिकल नाम पड़ जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति। ठीक, इसको बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल मत संक्रमणीय पद्धति से, की एकल मत संक्रमणीय पद्धति से होता है। एकल मत संक्रमणीय पद्धति से, यानी कि सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है, है ना, सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम से होता है। इसका मतलब ये होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, है ना, प्रोपोर्शनेट सिस्टम होता है। यानी अब हम और आप जब लोकसभा या विधानसभा का वोट देने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, है ना, जब हम विधायक या सांसद चुने जाते हैं, मानिए कुल 10 प्रत्याशी सांसद के चुनाव में खड़े हैं, है ना, मानिए एक कांग्रेस पार्टी से, एक भारतीय जनता पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से, ये तो मैंने समाजवादी पार्टी को अगर छोड़ दें तो तीनों राष्ट्रीय पार्टी के नाम ले लिए, है ना। इसके अलावा सीपीआई से, सीपीएम से, ये भी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी का राज्य स्तरीय पार्टी है और एक सशक्त पार्टी इसके सबसे, समाजवादी पार्टी से कुछ निर्दलीय भी होंगे, कुछ और छोटी मोटी दलों से, तो कुल मिला के मानिए 10 प्रत्याशी हैं। तो आप जब वोट देने गए तो आपको जिसको वोट देना है, जिसको चुनना है, आप बस उसके आगे अपना ईवीएम में बटन पुश करके आ गए। ठीक, ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक व्यक्ति को गए, आप वोट देकर आ गए और जो उनमें सबसे अधिक वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। ठीक, जो उनमें सबसे अधिक वोट पा जाएगा वो जीत जाएगा। ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे नहीं होता है। राष्ट्रपति का चुनाव क्या है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की सिंगल वोट ट्रांसफर, एक एक वोट का महत्व है। अब देखिए वहां पर क्या होता है, वहां पर अगर 4 कैंडिडेट हैं, मानिए राष्ट्रपति के चुनाव में A, B, C, D 4 व्यक्ति हैं। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव ईवीएम पे नहीं होता, एक बैलेट पेपर पे होता है। किस पे होता है, बैलेट पेपर पे। उस पे A, B, C, D करके 4 प्रत्याशी हैं। ठीक, जैसे मानिए ऐसे A, B, C और D,
तो अगर मानिए आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कौन है, ए, आप चाहते हैं ए बने, ठीक, या मेरे हिसाब से ए बनना चाहिए। फिर वो एक तरह से पूछता, अच्छा अगर ए ना हो तो फिर सेकंड नंबर पे इसके अलावा, तो आप कहेंगे भाई बी बन जाए। अच्छा थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये। तो ऐसे वहां पर जो है वोटिंग की जाती है कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, फोर्थ प्रेफरेंस, राइट। तो 1 2 3 4 करके प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक। अच्छा वोट कौन देते हैं, एमपी और एमएलए। वहां पर क्या होता है, एक एक एमएलए और एक एक एमपी के वोट की वैल्यू को काउंट किया जाता है, ठीक। एक्चुअली जितने वोट पड़ेंगे उन, ऐसा नहीं कि जिसको ज्यादा मिल गए, कुल वैध मतों का जितने लीगल वोट पड़ेंगे, जितने वैलिड वोट होंगे, है ना, उसका 50% प्लस 1 वोट चाहिए होगा जीतने के लिए। यानी कि जितने वोट वैलिड पड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, सांसद और जो आपके विधायक जी लोग हैं ये डालेंगे, उनके वोट की जितनी वैल्यू होगी, टोटल जितनी वैल्यू होगी, उसका 50% प्लस 1 वोट चाहिए होगा, तभी कोई व्यक्ति विजेता घोषित किया जाएगा, है ना। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की तरह नहीं कि मानिए कुल 100 लोग का वोट है एक उसमें विधानसभा में, और सिर्फ 30% लोग वोट देने गए, और इस 30% में जिसको सबसे ज्यादा मिल गए वो जीत गया, तो 70% ने तो दिया ही नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ अगर 100 वोट है तो जिसको 50% प्लस 1 यानी कि 51 वोट मिलेगा, वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा 100 में। ये नहीं कि जिसको 100 में 40 मिल गया, बाकी सबको मानिए ABCD है, इसको 40 मिल गया, इसको 20 मिले तो ये जीत गया, नहीं, ये भी नहीं जीत पाएगा। अब मैं बताऊंगा कैसे पूरा वो होता है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक। तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है उसमें वैलिड वोट में 50% प्लस 1 वोट चाहिए होता है। तो एमएलए और एमपी की वोट वैल्यू जोड़ती है, तो वोट वैल्यू कैसे निकलती है उसको देखते हैं। जैसे मानिए उत्तर प्रदेश में का हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। अब मानिए राष्ट्रपति के चुनाव में उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है। हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है, हर राज्य के एमएलए की वोट वैल्यू अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है, आइए देखते हैं। देखिए, एक एमएलए की वोट वैल्यू कैसे निकलती है समझते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एमएलए की वोट वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले उस राज्य की कुल जनसंख्या को लिख लीजिए, ठीक। अच्छा मानिए उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, राज्य की कुल जनसंख्या। लेकिन 2000, चूंकि 2021 में जनगणना तो हुई नहीं, तो 2011 की जनगणना नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा 1971 की जनसंख्या के आधार पर जो है राज्य की कुल जनसंख्या को नोट किया जाता है। यानी उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या जो 1971 में थी उसको आप नोट करेंगे। एक एमएलए की अगर आपको वोट वैल्यू निकालनी है तो उत्तर प्रदेश की जो 1971 में जनसंख्या थी उस जनसंख्या को रखना पड़ेगा, यानी राज्य की कुल जनसंख्या अपॉन उस राज्य के सदन के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। यानी उत्तर प्रदेश में कुल निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 403, यानी कि राज्य के निर्वाचित सदस्यों की राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक। इंटू 1000, यानी राज्य की कुल जनसंख्या जो 1971 में थी, ऑब्लिक अपॉन राज्य के यानी बटे राज्य के निर्वाचित विधानसभा सदस्यों की संख्या, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। उत्तर प्रदेश में 403 है,
तो इसको डिवाइड करके 1000 से अगर आप गुणा कर देंगे तो एक एमएलए की वोट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब चूंकि स्वाभाविक बात है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा रही है, आज भी है, पहले से थी। शुरू से उत्तर प्रदेश भारत में सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तो जाहिर सी बात है जहां पर आबादी ज्यादा होगी वहां पर विधानसभा की सीटें भी ज्यादा होंगी। तो उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक जनसंख्या भी, सबसे ज्यादा सीटें भी, तो सबसे ज्यादा एमएलए की वोट वैल्यू भी यही की निकल के आएगी। तो सर्वाधिक जो एमएलए की वोट वैल्यू है वो उत्तर प्रदेश की है। ठीक, सबसे ज्यादा वोट वैल्यू किस, अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट के एमएलए की वोट वैल्यू सबसे ज्यादा, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक, तो ये तो हो गई एमएलए की वोट वैल्यू। तो जितने भी भारत के एमएलए का वोट पड़ता है सबके एमएलए की वोट वैल्यू निकाल ली जाती है। भाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के एमएलए की वोट वैल्यू है, सबसे अगर आप कम निकालोगे तो निकल कर आएगी अरुणाचल प्रदेश की, है ना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है तो वहां सीटें भी कम है ना, तो उनकी सबसे कम निकल गएगी। तो अरुणाचल प्रदेश वाले की सबसे कम है ना। सिक्किम के जो एमएलए हैं उनकी वोट वैल्यू सबसे कम होगी। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे राज्य हैं जहाँ कम कम सीटें, 32 सीटें सिक्किम में, है ना, कम पॉपुलेशन, तो सिक्किम की जो है पॉपुलेशन कम है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन सबसे कम है, सिक्किम की कम है, जो छोटे छोटे राज्य गोवा है, इन सब की वोट वैल्यू, एमएलए की वोट वैल्यू कम होगी उत्तर प्रदेश की अपेक्षा, काफी कम होगी, है ना। लेकिन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों की वोट वैल्यू अधिक होगी, है ना। तो ऐसे निकल गई आपके एमएलए की वोट वैल्यू। अब हम देखते हैं कि एक एमपी की वोट वैल्यू किस प्रकार से निकलती है, यानी कि एक सांसद महोदय की वोट वैल्यू कैसे निकलती है। तो देखिए एमएलए की वोट वैल्यू क्लियर है। अगर अब आपको एक एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू निकालनी है तो ये भी एक फॉर्मूला है, सीधा सा सरल, कुछ करना ही नहीं है। इसमें कैसे निकलेगी, एमएलए की राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य के निर्वाचित, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुणे 1000 इंटू 1000। एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित कुल विधायकों की सदस्य संख्या। तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक, सभी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, इलेक्टेड मेंबर्स। तो कितने हैं, जो हमने लिखा था 543 प्लस 233, तो अपॉन ये कर दीजिए, ठीक। तो आपका निकल कर आ जाएगा कुल संख्या, ठीक। तो ये तो हुई एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑफ एमएलए ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज अपॉन लोकसभा प्लस राज्यसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जब आप ऐसे करेंगे तो एमपी और एमएलए की वोट वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी को काउंट किया जाता है कि किसको कितना वोट मिला है, किस, है ना, तो किसको कितना वोट मिला है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे इसकी वोटिंग सिस्टम होता है। जो सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम है, तो भाई हर वोट कैसे ट्रांसफरेबल हो जाता है, ठीक। तो आइए थोड़ा सा इसको एक सरल से एग्जाम्पल से राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को कैसे चुनाव होता है समझते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बड़ा टिपिकल भी है, बहुत इजी है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, है ना, कि कहते हैं यार कैसे होगा, ये बड़ा अलग टाइप का है, बड़ा कठिन नाम लिखा है ना, ये बैलेट पेपर पे सबको वोट मिल रहा है, 4 लोग हैं, ये क्या है, 4 प्रेफरेंस है, फिर कैसे कैसे चुना जाता है, 50% प्लस 1 वोट मिलता कैसे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 50% प्लस 1 वोट पाना आवश्यक है। जिस व्यक्ति को 50% प्लस 1 वोट मिलेगा वही व्यक्ति राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होगा या चुना जाएगा, ठीक। तो अब इसको एकदम सरल तरीके से समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको राष्ट्रपति के चुनाव में प्रेफरेंस भरना होता है ना। जितने प्रत्याशी होंगे, मानिए 10 प्रत्याशी, तो आपको 10 प्रेफरेंस भरनी होगी, 15 है तो 15 भरनी होगी, 4 है तो 4 भरनी होगी।
अगर मानिए 10 प्रत्याशी हैं तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पहले नंबर पे हम इसको चाहते हैं, दूसरी प्रेफरेंस ये है, थर्ड प्रेफरेंस ये है। जैसे अक्सर पूछा जाता है ना, हम लोग जब ग्रेजुएशन तक पढ़े हैं या 12th तक, मानिए ग्रेजुएशन के बाद तो थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, 12th तक इतनी समझ नहीं होती, तो पूछा जाता था कि तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, तो फेवरेट प्लेयर ये है। फिर अच्छा सुनो ये भी है, बोला जाता था यार फेवरेट पूछा जा रहा है तो एक ही होगा, नहीं हमारे तो 4 फेवरेट है यार, मैं ये भी अच्छा लगता है, मैं ये भी अच्छा लगता है ना। तो कुछ ऐसा ही है। तो पहला आप नंबर पे किसको चाहते हैं, इसको, दूसरे नंबर पे इसको, तीसरे नंबर पे इसको, यानी हर एक व्यक्ति को आपको वरीयता देनी ही पड़ेगी। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे चुना जाता है। मानिए जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं, ए बी सी और डी, ध्यान से समझिएगा। कुल कितने प्रत्याशी हैं, 4, ए बी सी और डी, कुल 4 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चुनाव में खड़े हैं। ठीक, कुल वैध मत कितने पड़े हैं, टोटल वैलिड वोट, टोटल वैलिड वोट जो पड़ा वो पड़ा 2500। ठीक, मानिए सपोज कर रहे हैं आपको समझाने के लिए, 4 प्रत्याशी हैं राष्ट्रपति के चुनाव में और टोटल वोट जो पड़ा है वो पड़ा है 2500। ठीक, 2500 वोट किस क्रम में डिवाइड है, तो पहली देखा गया, पहली प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट मिला, तकरीबन मानिए 950 वोट ए को मिल गया। 950 लोगों ने बोला इन 2500 वोटों में कि भैया मेरी प्रेफरेंस कौन है, ए, मेरे हिसाब से ए को बनना चाहिए। ठीक, बी को 700 वोट मिले, सी को 500 वोट मिले, ठीक, और डी को वोट मिले 350। अगर आप टोटल करेंगे तो निकल के आएगा 9 6 15 1 16, 16 5 21, 21 3 24 और 50 और 50 2500 हो गए। टोटल वोट कितने हो गए, 2500। ये तो हो गई भाई आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस, पहली वरीयता मिली है। लेकिन मैंने आपको बताया कुल वोट कितने पड़े, 2500, तो जो विजेता होगा उसको कितने वोट चाहिए, 50% प्लस 1, यानी कि 1250 प्लस 1 इज इक्वल टू 1251 वोट। तो जब तक किसी कैंडिडेट को 1251 वोट नहीं मिल जाते तब तक वो विजेता घोषित नहीं किया जाएगा। राइट, अब आप देखिए फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, ए को, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को। अगर ये लोकसभा या विधानसभा का चुनाव होगा तो भैया ए जीत गया, लेकिन ये तो राष्ट्रपति का चुनाव है। सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट भले ए को मिले हो, लेकिन 1251 का जादुई आंकड़ा तो नहीं छू पाया, और राष्ट्रपति तो व्यक्ति तब तक नहीं बन सकता जब तक उसको 1251 वोट न मिले। अब क्या होगा, तो अब सेकेंड राउंड की काउंटिंग चालू होगी कि भाई प्रथम वरीयता में तो नतीजा निकल कर आया नहीं कि कौन जीतेगा। अब सेकेंड प्रेफरेंस कैसे होगा, सेकेंड प्रेफरेंस के अनुसार अब देखा जाएगा। अब देखिए पहले राउंड में सबसे कम वोट किसको मिले, डी को, तो अब डी को सेकेंड राउंड की काउंटिंग से भाई साहब बाहर कर दिया जाएगा। ठीक, अब जब सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी तो डी का वोट काउंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई डी को सबसे कम वोट मिला है बाहर। लेकिन ये जो 350 वोट है ना, ये बर्बाद नहीं गए, ये जो 350 वोट है ये बर्बाद नहीं गए। सेकेंड प्रेफरेंस में क्या होगा, अब देखा जाएगा कि भाई डी के मतपत्र में कितने लोगों को, जो डी का 350 वोट था वो सेकेंड प्रेफरेंस में किसको कितने अनुपात में मिले। ठीक, यानी जो 350 वोट डी को पड़े हैं उसमें लोगों ने सेकेंड वरीयता किसको दी है। तो अब ये जो डी के वोट हैं ये सेकेंड काउंटिंग में जिसको जिस अनुपात में सेकेंड प्रेफरेंस में चुना गया उस अनुपात में दे दिया जाएगा। तो मानो डी का वैध 350 पत्रों को देखा गया। अब इन 350 में 50 लोगों ने बोला था कि भाई हमारी सेकेंड प्रेफरेंस ए है, 100 लोगों ने बोला कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस बी है, और 200 लोगों ने बोला कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस कौन है, सी। जब सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई, यानी सेकंड प्रेफरेंस की सेकंड काउंटिंग, तो क्या हुआ,
अब देखिए ना, इसके 350 वोट बढ़ गए। अब देखिए इस 350 में ए को प्रथम वरीयता में सबसे ज्यादा वोट मिले, लेकिन सेकंड वरीयता में कम वोट मिल गए, 50, 100, 200। इसके 350 वोट बढ़ गए इन लोगों में। अब क्या कोई विजेता निकल कर आया? 950, 1000, 700, 100, 800, 500, 200, 700। सेकेंड राउंड में भी 1251 का आंकड़ा किसी पास आया नहीं। अब क्या होगा? अब थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। जब तक ये 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल जाएगा तब तक काउंटिंग चलती रहेगी। तो अब सेकेंड राउंड में फिर वही नियम। अब इस राउंड में सबसे कम वोट किसको मिला, इसमें जोड़ते हैं, इसके 1000, इसके 800, इसके 700। तो इस प्रकार अब सी बाहर हो जाएगा थर्ड राउंड की काउंटिंग से। लेकिन सी के वोट भी बेकार नहीं जाएंगे। अब जो ये सी के 700 वोट है, जो पहली फर्स्ट प्रेफरेंस है, दूसरी सेकंड प्रेफरेंस में मिला के, इसको अब इन दोनों के बीच में बांटा जाएगा। इसको अब इन दोनों के बीच में बांटा जाएगा। किसके बीच में? ए और बी के बीच में। तो अब देखेंगे कि भाई थर्ड प्रेफरेंस किसको मिली है सबसे ज्यादा। तो देखा गया इन 700 में 200 वोट मिले ए को और 500 वोट, इस 700 में 500 वोट बी को मिले और 200 वोट ए को मिले। ठीक, अब देखते हैं निकल कर आया। चलिए देखते हैं। 900, 200, 1100, 50, 50, 1200, 700 और 800, 800 और 5, 1300। यस, बी ने वो जादुई आंकड़ा पार कर लिया, 1251 वाला। तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? बी। ये कमाल है। और फर्स्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा वोट किसको मिले थे? ए को। बी को तकरीबन 250 वोट पीछे था, लेकिन फाइनल काउंटिंग होते होते बी इनसे आगे निकल गया। तो बी बनेगा राष्ट्रपति। ऐसे चुना जाता है राष्ट्रपति, ऐसे चुना जाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव ऐसे होता है। ठीक, तो अच्छा, ऐसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रपति आके नहीं बन जाता है ना। राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को बनना है, मतलब प्रत्याशी, ऐसे तो हर व्यक्ति खड़ा हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति मुंह उठा के हम लोग गए कि भाई हमें राष्ट्रपति बनना है, खड़े हो जाएंगे। नहीं, राष्ट्रपति का अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, यानी कि कैंडिडेट बनना चाहता है, तो भी उसके साथ कम से कम दोनों सदनों के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। 50 उसके प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक हो। ठीक, तो यही बहुत आसान नहीं है। कहाँ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको दोनों सदनों को मिला के मिलना है ना। कॉमन पीपल के लिए, जो प्रभावशाली व्यक्ति है, इसीलिए देखिए हमेशा बड़े बड़े लोग ही सुनते हैं। कोई साधारण व्यक्ति आके चुनाव नहीं लड़ सकता है ना, क्योंकि 50 प्रस्तावक और अनुमोदक ही नहीं मिलेंगे। जमानत राशि होती है कितनी? 15,000 रुपए जमानत राशि आपकी लगती है ना। अब ये क्या होती है जमानत राशि? ये जमा की जाती है अगर किसी कैंडिडेट को कुल पड़े वोट का, जो भी लीगल वोट पड़े, मानो हम लोग इस एग्जाम्पल को ले लेते 2500, अगर 2500 का 1/6 वोट नहीं प्राप्त हुआ, कितना हो गया? 624 एंड 636 यानी 417 के आसपास अगर वोट नहीं मिला तो वो व्यक्ति की जमानत क्या हो जाएगी? जब्त। यानी कुल पड़े वैध मतों का अगर किसी प्रत्याशी को 1/6 वोट नहीं प्राप्त हुआ, कुल पड़े वैध मतों का अगर किसी प्रत्याशी को 1/6 मत नहीं प्राप्त हुआ तो वो प्रत्याशी चुनाव हार जाएगा। वो प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, यानी ये 15,000 रुपए फिर उसको वापस नहीं होंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति हार भी गया, मानिए ये हार भी गया है, तो इसकी जमानत राशि इसको वापस दे दी जाएगी, क्योंकि इसको 1/6 से ज्यादा वोट मिला। ये एक्चुअली इसलिए बनाया गया, ये हर जगह होता है। लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, इवन प्रधान का चुनाव हो या पार्षदी का चुनाव हो, जमानत राशि सब में होती है। ये इसलिए रखा जाता है ताकि कोई जो है भीड़ ना बनाए, फालतू का व्यक्ति ना आके खड़ा हो। क्योंकि अगर जमानत राशि फिर जब्त होगी, है ना, तो अगर जमानत राशि जब्त होने लगेगी तो आदमी को लगेगा यार बेइज्जती भी होगी कि इनको 1/6 वोट नहीं मिला और दूसरा पैसा भी चला जाएगा। तो सिंसियर या सीरियस कैंडिडेट ही आकर चुनाव लड़ सके, इसलिए ये प्रावधान किया गया। तो अनुच्छेद 52, 53, 54 और 55 को हमने देखा, है ना। 53 को भी समझ लिया,
इलेक्टोरल बोर्ड को भी समझ लिया और हमने समझ लिया राष्ट्रपति की निर्वाचन रीति, कैसे चुनाव होता है। अब अगली तरफ की ओर बढ़ते हैं, अनुच्छेद 56 की, आर्टिकल 56 की ओर। आर्टिकल 56 क्या बोलता है ना? अनुच्छेद 56 जो है वो राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, इसकी ऑफिस ऑफ टर्म की, कि भाई कोई व्यक्ति कितने समय के लिए राष्ट्रपति बन सकता है या राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 56 किसकी बात करता है? अनुच्छेद 56 आर्टिकल 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है, यानी कि कितने समय तक इस पद की अवधि है ना? यानी कि टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टेन्योर या टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो अनुच्छेद 56 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की पदावधि तक का के लिए कार्यभार ग्रहण करता है। कब से? यानी जिस दिन उसने अपना पद ग्रहण किया, शपथ ली, तो पद ग्रहण की तिथि से, यानी जिस दिन उसने शपथ ली, पोस्ट को होल्ड किया से लेकर 5 वर्ष तक की अवधि, यानी सरल भाषा में बोले तो 5 साल का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, जिस दिन से वो पोस्ट होल्ड करता है। लेकिन 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी जो है इसका 5 साल से कम भी कार्यकाल हो सकता है। एक तो राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे अपने पद से, राष्ट्रपति स्वयं अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र हमेशा उपराष्ट्रपति को सौंपता है या संदर्भित करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र यानी अपना रेजिग्नेशन जो है वो हमेशा किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति हमेशा, प्रेसिडेंट जो है हमेशा अपना रेजिग्नेशन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, संदर्भित करते हैं। ठीक, ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? हमेशा 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 उपराष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, है ना? ये तो हो गया पहला क्लॉज। अब अगर उनकी इच्छा नहीं है या किसी कारणवश या किसी भी अपनी चीज की वजह से राष्ट्रपति ने अपना अगर त्यागपत्र दे दिया, तब तो भाई 5 साल से स्वाभाविक बात उनका कार्यकाल कम हो गया। दूसरी परिस्थिति, अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संविधान का अतिक्रमण करे, वॉयलेशन करे, राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करते हुए संविधान का अतिक्रमण यानी कि वॉयलेशन करें, तो ऐसी परिस्थिति में अतिक्रमण करने पर संसद उन पर महाभियोग, जिसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं, संसद उन पर महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाकर, यानी महाभियोग के द्वारा उन्हें उनके पद से हटा सकती है, उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राइट, ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है आर्टिकल 61 में बताया गया है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। ठीक, कि क्या होता है इम्पीचमेंट, ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 61 में। तो मैं बताऊंगा आपको अनुच्छेद 61 में, है ना? संसद के, इसको एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है ये आपका जो है इम्पीचमेंट। ठीक, तो कैसे होता है? जब अनुच्छेद 61 पे बढ़ेंगे तब उस पर हम चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति की पदावधि सरल भाषा में 5 साल की होती है। तो 2 ही चीजें, या तो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से त्यागपत्र दे दे उपराष्ट्रपति को, तब उसके कार्यकाल भाई कम हो गया,
या फिर संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाकर उसको हटाया जा सके, या फिर उसकी या फिर उसकी पद पर रहती उसकी मृत्यु हो जाए, आकस्मिक मृत्यु हो जाए, तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। तब तो ऐसा कार्यकाल कम हो जाएगा 5 साल से, ठीक। तो ऐसी परिस्थिति में ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा, राष्ट्रपति का लेकिन पद इतना चूंकि महत्वपूर्ण पद है, उसकी मृत्यु के पश्चात भी खाली नहीं रह सकता। तुरंत कहा जाता है राष्ट्रपति की मृत्यु के 6 माह के भीतर, विद इन 6 मंथ, 6 माह के भीतर राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर अंदर आपको राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ेगा। लेकिन इस 6 महीने क्या, एक दिन 1 घंटे के लिए राष्ट्रपति पद खाली नहीं सकता। जैसे ही मृत्यु होगी तुरंत उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। तुरंत उपराष्ट्रपति को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर उपराष्ट्रपति भी उस समय पद पर नहीं है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के वरिष्ठ यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट कर दिया जाएगा। अगर वो भी नहीं है पद पर उस समय तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी वरिष्ठ जज को, मुख्य जज को, सीनियर जज को अपॉइंट कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं कि उपराष्ट्रपति भी ना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, अकाल थोड़ी ना पड़ गया है ना। चलिए, तो कोई है ही नहीं करते। लेकिन इनको अपॉइंट करने के बाद भी जो है आपका कार्यकारी राष्ट्रपति को 6 माह के भीतर आपको राष्ट्रपति का चुनाव हर परिस्थिति में कराना ही होगा, ठीक। ये खाली नहीं रहता है पद, ठीक। अगला अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति की दोबारा निर्वाचन की बात करता है ना, कि क्या कोई राष्ट्रपति कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। एक्चुअली संविधान इस विषय में मौन है। संविधान ने ऐसा कुछ नहीं बोला, संविधान ने ऐसा कुछ नहीं बोला। कोई व्यक्ति कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, कोई व्यक्ति भारत का कितनी बार भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। जैसे आप अमेरिका में बात करिए, अमेरिका में कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है ना। आप देखिए, जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे तो वो भी 2 बार रहे, ठीक। उसके बाद आपका बुश के बाद आपका ओबामा भी जो है 2 कार्यकाल उन्होंने अपने पूरे किए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपना एक ही कार्यकाल पूरा कर पाए, दूसरे में वे हार गए। अब जो बाइडेन आए तो ट्रंप अभी एक बार जो है और रह सकते हैं, है ना। अब मानो अगली बार अगर उसको रिपब्लिकन पार्टी उनको बनाएगी अपना कैंडिडेट, अगर इफ तो वो लड़ेंगे, और अगर जीत गए तो फिर एक ही बार, फिर अगली बार नहीं, है। मानो जो बाइडेन अभी बन गए, अगली बार फिर बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते, तो 2 ही बार। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में अनुच्छेद 57 में बोला गया कि कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सकता है, ठीक। अब अगले अपने अनुच्छेद की तरफ आते हैं। आर्टिकल 58। आर्टिकल 58 क्या बोलता है? अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद की योग्यता के विषय में बात करता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति की योग्यता बताता है कि भाई कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति बन सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 58 क्या बोलता है? क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कौन सा व्यक्ति राष्ट्रपति जो है वह बन सकता है। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की योग्यताओं की बात करता है। तो देखिए सबसे पहली शर्त क्या है? कम से कम वह 35 साल का हो, तो 35 यानी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो राष्ट्रपति का अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। जैसे लोकसभा का अगर आपको चुनाव लड़ना है या विधानसभा का तो 25 साल की आयु, राज्य विधान परिषद का या राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो 30 साल, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो 35 साल। तो कम से कम 35 साल की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ठीक। जो एक लोकसभा का सदस्य बनने की एज के अलावा, क्योंकि एज में लोकसभा का सदस्य 25 साल है, उसके अलावा एज तो राष्ट्रपति के लिए 35 साल होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बाकी योग्यताएं वही है जो लोकसभा का सदस्य बनने की होती है,
इतनी तो एलिजिबिलिटी उसकी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तीसरा है वह लाभ का पद ना धारण करता हो, ठीक, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करता हो, लाभ का पद ना धारण करता हो। हालांकि लाभ के पद की कोई व्याख्या जो है वह संविधान में की नहीं गई है, ठीक, लाभ के पद की कोई व्याख्या संविधान में की नहीं गई है ना। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या कोई मंत्री है, अगर पोस्ट होल्ड करता मंत्री है तो उसको लाभ का पद नहीं माना जाता, ठीक। तो लाभ का पद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कुछ चीजों को डिसाइड किया गया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी एक ऐसे संस्थान में अपॉइंट हो जहां पर वह किसी की नियुक्ति कर सकता हो, उसको निकाल सकता हो, यानी किसी भी प्रकार से जो है अनैतिक ढंग से एक लाभ प्रदान करवा सकता हो, उसको लाभ का पद बताया गया है। वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, संविधान में इसकी अलग से कोई व्याख्या नहीं की गई है। तो ये 3 योग्यताएं जो व्यक्ति धारण करता है, वही 3 चीजें जिसमें होंगी, वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल है, प्रत्याशी है, ठीक। उसके अलावा मैंने ये तो चीजें होनी चाहिए। उसके बाद कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों, है ना। उसके साथ कम से कम 15,000 रुपए हों जो जमानत राशि के रूप में जब्त कर सके। उसके बाद जाके आप राष्ट्रपति के पद के प्रत्याशी के रूप में होंगे। फिर जब जीतेंगे तब जाके राष्ट्रपति आप बन सकते हैं। पूरी निर्वाचन रीति मैंने समझा दी। तो आज अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 58 तक हमने समझ लिया। तो बाकी के राष्ट्रपति का महाभियोग क्या आता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी हैं, राष्ट्रपति की वीटो पावर्स कौन सी हैं, राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इन सब की चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू एवरीवन। और आशा करता हूं कि राष्ट्रपति का आज जितना हमने चैप्टर पढ़ा है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो तब तक के लिए अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू very much and good day to everyone.